Hello everyone, welcome to the Dynamic Study and this is our फिफ्थ क्यूरियोसिटी कॉन्सेप्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी 17 जून को जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड जो 2 डे सेलिब्रेट किए गए हैं, द डिजर्टिफिकेशन डे एंड द क्रोकोडाइल डे। तो हम देखते हैं कि ये हमारे लिए किस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हमारे एनटीए के लिए। एक करंट से भी इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं आप में। देखो, इंडिया इज़ द होम ऑफ 3 क्रोकोडाइल स्पीसीज़। इंडिया में 3 स्पीसीज क्रोकोडाइल्स की पाई जाती हैं। द फर्स्ट वन इज़ मगर, फिर उसके बाद उसको मार्स क्रोकोडाइल्स भी बोला जाता है। द एस्टूरियन इज़ ऑल्सो नोन एज अ साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स एंड द घरियाल। देखो, मगर इज़ आल्सो फाउंड इन साउथ एशियन कंट्रीज़ टू। ये साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हो गई आपकी, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, इस सारे एरिया में भी पाई जाती हैं, अफगानिस्तान में। द घरियाल इज़ अ फाउंड मोस्टली इन हिमालयन रिवर। जो घरियाल हो गया आपका, हिमालयन से निकलने वाली सारी रिवर में ये मोस्टली पाए जाते हैं। बट द एस्टूरियंस क्रोकोडाइल जो होते हैं ये उड़ीसा के भीतरकनिका नेशनल पार्क, यहाँ पे इसका ब्रीडिंग सेंटर भी बनाया गया है। द सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी पाया गया है। और क्या कहते हैं कि जो आपका ये जो क्रोकोडाइल्स है एस्टूरियंस, ये काफ़ी डेंजरस है और ये फेमस हो गया इस तरीके से कि ये मैन ईटर है। मैन के ऊपर काफ़ी इसने क्या कहते हैं अटैक करता है ये एलिगेटर्स की तरह। और क्या कहते हैं, क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर ये दोनों काफ़ी ह्यूमन ईटर या मैन ईटर के रूप में जाने जाते हैं। द मगर इज़ आल्सो नोन फॉर द डेंजरस। ये भी डेंजरस होता है। बट घरियाल इज़ नोन टू बी रिलेटिवली हार्मलेस फिश ईटिंग स्पीसीज। ये उतना नहीं है। और इनके तीनों में जो डिफरेंस होता है वो इनके जॉ को लेकर के होता है, इनके माउथ के स्ट्रक्चर्स को लेकर होता है। यू कैन गूगल इट और आप इस क्या कहते हैं क्लियर विज़न में डिफरेंस पाए जाएंगे। देखो, हम आया दिन ये सुनते रहते हैं कि क्रोकोडाइल ने हिट किया, क्रोकोडाइल्स का ये हो गया। मतलब ह्यूमंस का और क्रोकोडाइल्स का कॉन्फ्लिक्ट अक्सर होता रहता है। डज द सिचुएशन वारंट द कलिंग ऑफ द एनिमल्स। ये क्वेश्चन उठता है कि क्या डज द सिचुएशन वारंट द कलिंग ऑफ एनिमल्स। लेकिन डाउन टू अर्थ जो मैगजीन है उसने ये बताया है कि द क्रोकोडाइल एक्सपर्ट इन 4 ह्यूमन क्रोकोडाइल कॉन्फ्लिक्ट हॉटस्पॉट जो उसने आइडेंटिफाई किया है वो इंडिया में, वो है वडोदरा इन गुजरात, कोटा इन राजस्थान, भीतरकनिका इन उड़ीसा एंड द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो ह्यूमंस के बीच में और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहा है, क्यों होता रहता है। और बहुत सारी रिवर्स में क्या कहते हैं, जैसे गंगा में काफ़ी पाए जाते हैं तो हटाया गया क्योंकि ये हॉली रिवर है, लोग इसमें नहा बाथिंग करने के लिए भी जाते थे। तो इनके नेचुरल हैबिटेट्स को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए और ह्यूमन और इनका कॉन्फ्लिक्ट का जो है उसको किस तरीके से कम किया जाए ताकि इनका भी कंजर्वेशन आगे बढ़े। ये सब चीज़ें अभी भी सवाल में हुआ है क्योंकि मगर की और क्रोकोडाइल्स जो हैं इनकी जियो टैगिंग मॉनिटरिंग अभी उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो इनकी मूवमेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजिली और इनसे जो होने वाले ह्यूमंस के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट या अटैक हैं उनको मिनिमाइज़ करके इनकी कंजर्वेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो, जो ये क्रोकोडाइल्स का जो कंजर्वेशन का स्टेटस है वो IUCN की लिस्ट में थ्रेटन स्पीसीज में वनरेबल कैटेगरी में आते ही हैं। जो थ्रेटन स्पीसीज की कैटेगरी होती हैं 3, मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर चुका है, इसमें ये वनरेबल में आते हैं। और जो साइट्स हो गया वो ये जो है साइट्स की जो अपेंडिक्स है उसमें अपेंडिक्स फर्स्ट में रखे गए हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया है इसको। इसलिए इसका कंजर्वेशन और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब शेड्यूल 1 में क्या है कैसा है आपको देखना चाहिए ज़रूर एक बार। द इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। देखो, इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो था वो 1975 में लॉन्च किया गया था। और घरियाल एंड साल्ट वाटर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन उड़ीसा इन अर्ली 1975। और इसी तरीके से ये इनका कंजर्वेशन बढ़ाने के लिए काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर भी बनाए जा रहे हैं जो भीतरकनिका में, सुंदरबन साइड में, उड़ीसा में काफ़ी जगह डेवलप किए गए हैं इसको लेकर के। एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोग्राम द एस्टिमेटेड टू नंबर ऑफ द साल्ट क्रोकोडाइल इंक्रीज फ्रॉम 1976 टू 1640, 1640 जो हो गए हैं 2012 में। अभी करंट डेटा आप चेक करो फिर बताओ कि कितना बढ़े हैं कितना नहीं बढ़े हैं। वे फॉरवर्ड इसमें आप देखोगे कि जो मैंने बताया कि अब किस तरीके से ह्यूमन, देखो मेन इनका यही है, ह्यूमन और इनका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इनके नेचुरल हैबिटेट्स को इनसे हटाया जा रहा है ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो। अब वो दूसरे हैबिटेट्स में रखे जा रहे हैं, वहाँ पे इनको प्रॉपरली ये अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं, किस तरीके से इनको मैनेज हो रहा है, मिसमैनेज हो रहा है और इनकी सर्वाइवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो बेसिक बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली जो जियो टैगिंग इसको रिकमेंड की गई है तो जियो टैगिंग इज़ द बेस्ट। इसमें आप इनकी मूवमेंट को
अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकते हो, रियल टाइम आपको डेटा मिलेगा, इनकी नंबरिंग भी कर सकते हो आप, जो कि मैक्सिमम आज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम में यूज़ किया जा रहा है। फिर उसके बाद हमारा आता है कि डेजर्टिफिकेशन डे। वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन डे जो हुआ वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD इसको बोला जाता है। देखो इस अब की बार का जो थीम था वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन का वो ये था, इसको अच्छे से याद कर लेना, फूड फीड एंड फाइबर्स। और डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इसका जो टाइटल दिया गया था पूरा का पूरा, इसको जो होस्ट किया था वो था अब की बार कोरियन फॉरेस्ट का जो सर्विस थी उसने, वो इसको पूरी तरीके से वर्चुअली सेलिब्रेट किया था पूरी तरीके से। देखो UNCCD ने एक रिपोर्ट भी दी है इसको लेकर के कि लैंड यूज़ चेंज। लैंड यूज़ मीन्स लैंड जो पाई जा रही है, जैसे आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो, किसी भी एरिया में रह रहे हो, उस एरिया में लैंड यूज़ क्या है, लैंड यूज़ का पैटर्न क्या है, मतलब वहाँ पे ट्री कवर कितने हैं उस एरिया में। कोई शहर ले लो एक, उसमें ट्री कवर कितना है, वाटर बॉडी कितनी है, वहाँ पे क्या कहते हैं कि क्रॉप लैंड्स कितनी है, अर्बन एरिया कितना है, इन सारी चीज़ों को लैंड यूज़ बोल दिया जाता है कि हाँ ये लैंड यूज़ कैटेगरी में आ गई हैं। अब इसमें जो हो रहा है टाइम टू टाइम, जो रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, माइग्रेशन हो रहा है रूरल टू अर्बन एरिया, और क्या कहते हैं डिमांड्स बढ़ रही हैं चीज़ों की, डेवलपमेंट्स हो रहा है, इनको लेकर के लैंड यूज़ पैटर्न डिग्रेड हो रहे हैं। मे बी आप कह सकते हो कि जो डेंस फॉरेस्ट्री कवर है वो हट रहे हैं, सोशल फॉरेस्ट्री जैसी चीज़ें बढ़ रही हैं, और क्रॉप लैंड्स बढ़ रहे हैं, कहीं कहीं वाटर बॉडीज़ डिग्रीड हो रही हैं, अर्बन एरिया बिल्डअप एरिया बढ़ रहे हैं। इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि आप देखोगे लैंड यूज़ पैटर्न चेंज होगा अगर, तो जो भी जंगल में या कहीं भी रहने वाली जिनको जूनोटिक स्पीसीज या फिर जो भी जानवर बोले जाते हैं, उनका ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन काफ़ी हो रहा है, और उन्हीं के द्वारा ये जो चीज़ें फैल रही हैं, कोविड-19 जैसी चीज़ें जो हुई हैं, ये ह्यूमंस का और उनकी इंटरेक्शन की वजह से हुआ है। तो लैंड यूज़ किस तरीके से इसने बताया है इस रिपोर्ट में पूरी अच्छी तरीके से कि किस तरीके से लैंड यूज़ जो पैटर्न बढ़ चेंज हो रहा है, और डिजर्टिफिकेशन जैसी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, डिफॉरेस्टेशन जैसी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट डैमेज हो रहे हैं, ह्यूमंस का उनके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमें कुछ ऐसी ऐसी बीमारियों से फेस करना पड़ रहा है जो कि बिल्कुल भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या कोई आइडिया नहीं होता कि इनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ेगा। तो लैंड यूज चेंज प्रमोट्स जूनोज लाइक कोविड-19 एज द इंटरेक्शन एंड फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन गेट क्लोजर। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है आजकल के टाइम पे, जो UNCCD ने आज के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट को प्रेजेंट किया है। देखो जूनोसिस स्पीसीज़ क्या होती है, बेसिकली आप जूनोसिस ये जानो कि जूनोसिस इज एनी डिजीज़ और इन्फेक्शन दैट इज़ नेचुरली ट्रांसमिसेबल फ्रॉम वर्टिब्रेट एनिमल्स टू ह्यूमंस। Animals thus play a essential role in maintaining zoonotic infection in nature. Zoonosis may be bacterial, viral और parasitic और may involve in unconventional agent, कुछ भी हो सकता है ये। तो ये WHO ने इसको इसी तरीके से डिफ़ाइन किया है एग्जैक्टली। और बाकी आप इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर आप पहुंच पाओ तो UNCCD की इस रिपोर्ट को देखो, साइट पे अवेलेबल है, मिल जाएगी आपको। तब तक के लिए थैंक यू and happy learning.